मैं गरीब थी, नौकरी की तलाश में थी जब एक दिन एक आदमी ने कहा कि अगर मैं उसके बूढ़े वालिद से निकाह कर लूं तो वो मुझे 10 लाख रुपए देगा, क्योंकि उसका वालिद बीमार है और मरने से पहले वो शादी करना चाहता है। यूं अस्पताल में ही मेरा निकाह उस बुड्ढे से हुआ। तमाम डॉक्टर्स मुझे हैरत से देखते हुए मुबारक देने लगे, जबकि वहां खड़ी हर नर्स तौबा तौबा करती, मुझ पे रहम खा रही थी। कुछ देर बाद मुझे अस्पताल के ही एक कमरे में भेज दिया गया कि वहां पर है तुम्हारा शौहर और तुम्हें इनाम देगा। मगर जब मैं अंदर गई तो पांव तले से जमीन निकल गई। मैं उल्टे कदमों भागने लगी, मगर मेरे हालात काफी खराब थे। घर में खाने पीने के लिए कुछ नहीं था, हत्ता कि हम लोग 3 दिन बाद खाना बनाते और वही थोड़ा करके उन 3 दिनों में खाते। जुबान तो कोई नया जायका चखने से इनकारी थी। मेरे छोटे 7 बहन भाई थे और मैं उन सबसे बड़ी थी। वो बहन भाई भी बड़े हो रहे थे, थोड़ा बहुत काम करते थे, लेकिन बाकी उनकी भी हड्डियों में हड्ड हरामी कूट कूट के भरी हुई थी। हम 2 बहनें थीं, जबकि मेरे बाकी 6 भाई थे। मैं सबसे बड़ी थी। मेरे वालिद भी काफी बूढ़े हो चुके थे, हत्ता कि मेरी उम्र भी 30 से ऊपर हो गई थी, लेकिन मैंने अभी तक शादी नहीं की थी। जो भी कमा रही थी वो मैं ही कमा रही थी। देखा अस्पताल में नर्स का काम करती थी, जबकि मेरे बाकी भाई कोई दिहाड़ी करता था तो कोई किसी वर्कशॉप पर। मैं वेटिंग एरिया में बैठी अपनी साथी नर्स के साथ अपनी जिंदगी की बातें कर रही थी। वो काफी हैरान होती थी कि तुम अच्छी भली नौकरी करती हो, फिर भी तुम्हारे घर के हालात क्यों नहीं ठीक। मैं उसे वही बता रही थी कि मेरे भाई कमाते नहीं, 2 भाई नशे पे लगे हैं, जो भी कमा के ले जाती हूँ उनके नशे पे खत्म हो जाता है। ये वो तभी डॉक्टर बैठेंगे एरिया में दाखिल हुआ और मुझे वहीं पे बैठे देख के डांटने लगा। मैं खामोशी से उठ के उसके कमरे में चली गई, क्योंकि डॉक्टर की ब्रेक खत्म हो चुकी थी और शायद वो मेरा इंतजार कर रहा था। मगर मैं वक्त पे नहीं पहुंची तो तभी वो मुझे डांटने के लिए वहां चला आया। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। कमरे में आते ही डॉक्टर ने दोबारा मुझे डांटना चाहा तो मैंने नरमी से कहा, सर इतनी तो कोई बड़ी बात नहीं, आप मुझे फोन कर देते। मेरे इतना कहने पर वो चिल्ला के बोला, तू मुझे बताएगी कि मुझे क्या करना है क्या नहीं। 2 कौड़ी की नर्स है, अपनी औकात में रह। ये कह के चिल्लाने लगा। पहले तो कितनी ही देर खड़ी होके मैंने ये सारा कुछ बर्दाश्त करती रही, लेकिन फिर मेरी बर्दाश्त खत्म हो गई। सर मैं यहाँ पे नौकरी करती हूँ, मैं आपके कोई गुलाम नहीं हूँ कि आप इतना ऊंची ऊंची जाहिलों की तरह मुझ पे चीखें। मैंने सख्ती से कहा, क्योंकि मेरे लिए अब उसकी मजीद बातें सुनना नाकाबिले बर्दाश्त हो चुका था। डॉक्टर के तो सर पे लगी और पांव पे जा लगी। वो झटके से आगे बढ़ा और एक जोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पे लगा दिया। मेरे लिए ये वाकया नाकाबिले बयान था। ये देख के तो मुझे समझ ही ना आया मैं क्या करूं। करीब ही गुलदान पड़ा था। मैंने उठा के डॉक्टर के सर पे दे मारा। कुछ ही देर में शोर शराबा सुन के बाहर से लोग भी जमा होने लगे कमरे में, और वहां पे डॉक्टर के सर से निकलता खून और मुझे इतनी बुरी हालत में देख के हम दोनों को ही पकड़ लिया गया। कुछ ही देर में वहां पर सिक्योरिटी भी आ गई और यह मामला एमएस के दफ्तर में जा पहुंचा। वहां जाके डॉक्टर ने यही कहा कि मैं तो इससे कुछ भी नहीं कहा, इसे पागलपन के दौरे पड़ते हैं। मैं पहले भी ये बात आप सबको बता चुका हूँ। ना जाने कौन सा वक्त था जब डॉक्टर ने मेरे मुतालिक ये झूठ और तूफान घर के लोगों के बताने की कोशिश की। एमएस ने हम दोनों की बात सुन ली, फिर अचानक से उसने फैसला किया कि कमरे में लगे हुए कैमरे की रिकॉर्डिंग मुझे दिखाई जाए। ये देख के ही मैं अंदाजा कर पाऊंगा कि कौन ठीक कर कौन गलत। ये बात सुनकर मुझे तो बड़ी खुशी हुई, क्योंकि रिकॉर्डिंग में साफ साफ पता चल जाता किसने गलत किया है। और ऐसा ही हुआ। जब एमएस से रिकॉर्डिंग देखी तो साफ साफ जाहिर था कि पहले डॉक्टर ने आगे बढ़ के मुझ पे हाथ उठाया है, फिर मैंने तैश में आके गुलदान उसके सर पे दे मारा। वहीं पे खड़े खड़े एमएस ने डॉक्टर को नौकरी से निकाल दिया। डॉक्टर को नौकरी से निकालने के बाद उसने मुझे भी नौकरी से निकाल दिया, जबकि मुझे लगा था कि हो सकता है मेरी बचत हो जाए। मगर जब फौरन ही मुझे भी निकाल दिया गया तो मैंने यही पूछा कि निकालने की वजह क्या है, जबकि मैंने तो कुछ भी नहीं किया। आप मेरी सहेली को पूछ ले, वहीं पर वेटिंग एरिया में बैठी थी मेरे साथ। ये डॉक्टर आके इंतहाई बदतमीजी से मेरे साथ गोया हुआ, लेकिन एमएस ने नफी में सर हिलाया और कहा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम आपको नौकरी पे क्यों रखें? आपको यहाँ पे रहने के कवायद और कवानीन ही नहीं पता। अगर आप अपने वक्त पे आ जाती तो डॉक्टर आप पे हाथ ना उठाता। मुझे बेइंतहा दुख हुआ। मैंने मजीद उनकी मिन्नतें भी नहीं की थी कि मुझे खुदा का नाम है रख लो, क्योंकि एक बात का तो मुझे यकीन आ गया था, इस माशरे में औरत को खुद मुख्तार देख के इन मर्दों की बहुत बिगड़ती थी। नौकरी से तो मैं निकल चुकी थी, सो मैंने वहीं पे खड़े खड़े अपनी तनख्वाह का मुतालबा किया तो एमएस ने सख्ती से मना कर दिया कि हम आपको कोई तनख्वाह भी नहीं देंगे। ये बात मेरे लिए नाकाबिले कबूल थी। मैंने वहां पर और हंगामा करना चाहा तो सिक्योरिटी गार्ड की मदद से मुझे अस्पताल से बाहर कर दिया गया।
और मेरा दाखिला वहां पे हमेशा के लिए बंद कर दिया गया था। मुझे बहुत रोना आ रहा था। मैं सड़क पे बेआसरा खड़ी थी कि क्या करूं और क्या ना करूं। घर में मैं अपने बहन भाइयों को ताने देती थी कि वो बेरोजगार है, कुछ नहीं कर रहे, लेकिन अब मेरे हालात भी उनसे मिलते जुलते थे। मैं भी एकदम से बेरोजगार हो चुकी थी। एक ही तो सहारा था मेरा और मेरे घर वालों का, मगर वो भी हाथ से निकल चुका था। मैंने घर जाने के लिए रिक्शा लेना चाहा, लेकिन देखा तो बैग में 1 रुपया भी नहीं था। सो जैसी थी वैसे ही पैदल चलना शुरू कर दिया कि कभी तो घर पहुंच ही जाऊंगी। तकरीबन मुझे 1 घंटा लगा था अपने घर पहुंचते पहुंचते, लेकिन तब तक मेरी खुद की हालत काफी खराब थी। पैर सूज चुके थे। घर पहुंचते ही मेरे सामने एक और मंजर था। मेरे एक भाई की शादी हो चुकी थी और उसकी बीवी उसे छोड़ के जा रही थी। उसने अपने घर वालों को भी बुला रखा था और वो सामान वगैरह उठा रहे थे। मैंने जाते ही पूछा कि क्या वजह बनी है, क्यों घर छोड़ के जा रही हो? तो वो रोते हुए बोली, मेरे से इस गरीब खाने में नहीं रहा जाता, तरस गई हूँ एक एक शय के लिए। रोटी भी बड़ी मुश्किल से मिलती है। मेरे घर में तो कभी भी हम लोग भूखे नहीं सोए, लेकिन जब से मैंने तुम्हारे भाई के साथ शादी की है, मेरी तो जिंदगी ही अजाब होके रह गई है। मैं मजीद मुश्किलात में अपनी जिंदगी नहीं गुजारना चाहती। मैंने अपनी भाभी को समझाना चाहा, लेकिन वो नफी में सर हिला के बोली, बिल्कुल भी नहीं, सोचना भी मत कि मैं दोबारा यहाँ पे रुकूंगी, क्योंकि मैं एक मर्तबा फैसला कर चुकी हूँ। बाकी घर वालों ने भी उसे बहुत रोकना चाहा, लेकिन वो नहीं रुकी। मेरे भाई की हालत भी काफी खराब थी, क्योंकि वो मुकम्मल तौर पे नशों का आदी था। उसकी बीवी भी अपनी जगह पे ठीक थी। जब घर में खाने को कुछ मिलना ही नहीं था, तो यूं ही छोड़ के जाना था उसने। खैर, शाम तक ये मामला भी खत्म हो गए। भाभी के घर वाले उनकी तलाक करवा के सामान समेत जा चुके थे। हम लोग दोबारा फिर हाथ पे हाथ धरे बैठ गए। अब करें तो क्या करें? मेरा भाई भी उड़ उड़ के मुझ पे ही पड़ रहा था कि तुम्हारी वजह से हुआ है। कितना कह रहा था मैं कि मेरी बीवी को कुछ पैसे चाहिए, मगर तुमने नहीं दिए। मैंने चिल्ला के कहा, कहाँ से देती पैसे? मेरे पास खुद नहीं है, खुद नौकरी छोड़ के आई बैठी हूँ। पूरे दिन में यह पहली मर्तबा था जब मैंने अपनी नौकरी छोड़ने का इंकशाफ किया, और उस वक्त रात का पहला पहर चल रहा था। सभी घर वाले हैरानी से मुझे देखने लगे। अम्मा ने पूछा, क्या वाकई मैं तुम नौकरी छोड़ के आ चुकी हो? तो मैंने रोते हुए हाँ में सर हिला दिया और कहा, हाँ छोड़ दिया है। छोड़ी क्या, बल्कि मुझे नौकरी से निकाल दिया गया। सबने वजह पूछी, लेकिन मैंने किसी को भी कोई वजह नहीं बताई और अपने कमरे में जाके लेट गई। सबको साफ साफ मना कर दिया था कि कोई भी मेरे पीछे आके मुझे तंग ना करे। कमरे में तो मैं लेट गई, जबकि बाहर मेरे बहन भाई अम्मा के सामने मेरी चुगलियां खा रहे थे। मैंने किसी बात पे भी ध्यान न दिया और अपने कान लपेट के सोने के लिए लेट गई। नींद भी कहानी थी। मुझे पूरी रात जागती रही। अगले दिन भी लेट उठी, लेकिन जैसे ही उठ के बाहर आई तो देखा मेरा भाई चिल्ला चिल्ला के अम्मा को मेरे खराब भड़का रहा था। उसके मुताबिक मैंने जानबूझ के नौकरी छोड़ी है। अगर कोई वजह होती तो मैं उन लोगों को बताती, मगर मैंने नहीं बताई। तो यानी मैं जानबूझ के ही नौकरी छोड़ के आई हूँ ताकि हम लोग काम करें। ये वजह मेरा भाई मेरी माँ को दे रहा था कि वो चाहती है कि अब उसके भाई भी कमाए। तभी हाथ पे हाथ रख के बैठ गई है। मुझे अपने भाई के मुंह से अल्फाज बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि इतने सालों तक मैं इन लोगों के लिए इतना कुछ कर रही हूँ। अब जब मुझे मुश्किल वक्त देखना पड़ा है, तो बजाय वो लोग मेरा साथ दें, उल्टा मुझ पे ही इल्जाम लगा रहे हैं, क्योंकि मैं जानबूझ के उनके लिए कमाई नहीं कर रही। मुझे बहुत ही शदीद दुख हो रहा था। मैं बाहर आई तो अम्मा मुझे देख के नरमी से बोल उठी। बेटी, मेरे पास देने के लिए कोई भी जवाब नहीं था। मैं अम्मा की गोद में सर रख के लेट गई और फूट फूट के रोने लगी। मेरा भाई भी वही करता। मुझे देख के मुंह बना के एक जाने बैठ गया। मैंने रोते हुए अम्मा से कहा, अम्मा, वहां पर एक डॉक्टर है, मेरे साथ बदतमीजी करता है। अब बताओ मेरा क्या कसूर है? उसने मुझ पे हाथ उठाया। भला ऐसा भी कहीं पे होता है कि कोई डॉक्टर नर्स पे हाथ उठाए? लेकिन उसने मुझ पे हाथ उठाया। बदले में मैंने भी उसके साथ बदतमीजी की तो डॉक्टर को तो उन्होंने नौकरी से निकाल दिया, लेकिन साथ ही मुझे भी निकाल दिया कि हमारी रेप्यूट पर या हमारे नाम पे कोई फर्क आएगा। अब मुझे बताएं, मेरी क्या गलती है? क्या मैं अपने भाइयों के लिए वहां पे नौकरी करती रहूं कि ये तो नशे कर रहे हैं, उनका नशा पूरा होता रहे? अलबत्ता मेरी इज्जत की कोई अहमियत नहीं। मैं अम्मा को अब हकीकत बता रही थी और साथ मुसलसल रो भी रही थी। मेरे भाई ने मुझे देखा और कहा, ड्रामे बंद करो, फला जाके झूठ मत बोलो हमारे साथ। मुझे बहुत ज्यादा दुख हुआ। ये है कबर लोग थे जिनकी खातिर मैं खुद को बर्बाद करती जा रही थी। ये वो वक्त था जब मैंने भी कसम खा ली थी कि अब तो मैं किसी के लिए कुछ भी नहीं करूंगी। अगर ये लोग मेरे मुश्किल वक्त में मेरा साथ नहीं दे सकते, तो बाद में ये मेरे लिए क्या कर सकते हैं भला? मैंने अम्मा को साफ साफ कह दिया कि आप अच्छी तरह सुनती रहें।
आप मेरी तरफ से कोई मौका बढ़ता है तो भूखा बने कोई अपने लिए कमाने निकलता है, तो बेशक अपने लिए कमाने निकले। ना मैंने किसी के लिए कमाना है, ना ही मैंने किसी की मदद करनी है। जितनी कोई मेरी मदद कर रहा है उतना ही मुझसे भी सहारा दे दूंगी। फिर बोलकर मैं कमरे में आ गई और मुझे उस वक्त पे पछतावा होने लगा जब मैंने उन बहन भाइयों की खातिर शादी नहीं की थी और अपनी जो भी जमा पूंजी थी अपने बड़े भाई की शादी पे लुटा दी, जो आज एक मर्तबा फिर से तलाक याफ्ता हो चुका था। मुझे वो वक्त भूलता नहीं था जब मैं अपनी फुप्पी जात को बेहद पसंद करती थी, लेकिन उससे शादी न कर पाई। हालांकि उसने कितना कहा था कि वो मेरा रिश्ता लेके आएगा, मगर मैंने मना कर दिया। वो दिन रात मुझे मनाने की तगो-दो करता रहा कि तुम्हें मुझसे ही शादी करनी है, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, मगर मैं हमेशा उसे मना करती रही। एक दिन आधी रात को उसका फोन आया मुझे और बोला कि मैंने अम्मी को मना लिया है। पहले तो चलो मैं इसीलिए रुक रहा था कि मेरी माँ नहीं मान रही, लेकिन अब मैंने अम्मी को भी बना लिया। मैंने हर तरह से तो तुम्हारे साथ आने की ख्वाहिश की है। मैं चाहता हूँ कि तुम हाँ कर दो। मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारे बहन भाइयों का भी ख्याल रखूंगा। जितना तुम उन्हें महीने का कमा के दे रही हो उतना मैं भी अपना हिस्सा डालूंगा। बस तुम मेरी जिंदगी में आ जाओ। भूलता जा रहा था, लेकिन मैंने उसकी एक बात नहीं सुनी और साफ साफ इनकार कर दिया कि मैं ऐसा नहीं करूंगी। मुझे क्या मालूम कि कल को तुम अपनी गद्दी की बातों से मुकर जाओ, फिर मेरे घर वालों का क्या बनेगा। कितनी मिन्नतें की थी जुनैद ने मेरी, लेकिन मैं फिर भी साफ इनकार कर चुकी थी और कहा, जमशेद अगर तुम्हें मेरे लिए रुकना है तो तब तक मेरे बहन भाइयों का कोई मुस्तकबिल नहीं बन जाता तो खुदा का नाम है रुक जाओ, क्योंकि मैं अभी तो तुम्हारी जिंदगी में नहीं आ सकती। जमशेद ने फौरन ही मुझे धमकी दी कि अगर तुमने मेरे रिश्ते को मना किया तो मैं अपनी जान दे दूंगा। मेरे लिए फैसला करना बहुत मुश्किल था। मैंने उसे बहुत समझाया और बहुत कहा कि तुम एक मर्तबा इतने जज्बाती नहीं हो, थोड़ी देर रुक जाओ, मुझे यकीन है कि मेरे भाई सुधर जाएंगे। लेकिन वो नफी नहीं बार बार मेरी बातों को करते हुए बोला, मैं देख चुका हूँ तुम्हारी कभी भी लोगों के दर पे देखना, एक दिन तुम्हें भी इस बात का यकीन आ जाएगा। तो मैंने ये कहते हुए फोन रख दिया कि ठीक है, जब यकीन आ जाएगा मुझे, वो नहीं इधर रहे तब मैं तुमसे शादी कर लूंगी। उस वक्त मेरी उम्र तकरीबन 25 साल थी। खून तो मैंने रख लिया, लेकिन मेरे दिल की हालत काफी खराब हो रही थी। यही डर लग रहा था कि कहीं गंजीत खुद को न जान न ले, क्योंकि वाकई में मैंने उससे बहुत पसंद करती थी। अब मैं ये बात भी जानती थी कि वो हद दर्जा जनूनी, या जो एक बार उसके दिमाग में आ जाए तो फिर उसने पूरी करने के लिए कुछ भी करने की हद तक चला जाता है, और मुझे उसकी बात का डर था। मैंने दोबारा फोन किया, लेकिन उसका नंबर बंद जा रहा था। कई मर्तबा फोन करने के बावजूद भी जब उसका नंबर ना मिला तो मैंने कोशिश करना ही छोड़ दी कि देखा जाएगा जो होगा। अब मेरे प्यारे को, लेकिन मैं तो उसको आराम से इनकार कर चुकी थी अगले 2-3 दिन तक, लेकिन उसका खून नहीं हुआ। फिर चौथे दिन जाके हमें पता चला खुदकुशी कर ली है, और कुर्सी ने सारा कंट्रोल मुझ पर भी, जैसे तुम्हारी वजह से मेरे बेटे उसमें अपनी ले ली। हमारा तो खानदान में इतना नाम खराब था कि कोई हमें खुशी गमी की भी खबर नहीं देता था। लोग तो अपनी खुशी का दुखों पर भी नहीं बुलाते थे कि उनके दुख कहीं मजीद बढ़ न जाए। यूं ही उन्होंने जमशेद के मरने की खबर भी हम तक नहीं पहुंचाई। जब मुझे इस बात का पता चला तो तकरीबन 2 हफ्ते में सख्त बुखार की कैफियत में रही, लेकिन मेरी नौकरी इतनी अहम थी कि मैं बुखार और दुख के बावजूद भी हर रोज बिला नागा काम पे जाती रही। एक दिन भी ऐसा नहीं था जब मैंने छुट्टी ही। वो क्यों? क्योंकि मुझे अपने बहन भाइयों की परवाह थी, मुझे उनका ख्याल था। अगर मैं उनके लिए न कमाती तो कौन कमाता? बाप मेरा आवाज जरूर था, मगर मेरी कुछ कर नहीं सकती थी। बाकी भाई मेरे आदिल नशे पे लगे थे और आधे जो काम करते थे खुद ही उड़ा के आ जाते थे। एक मेरी बहन बैठी थी, मैंने उन बहन भाइयों के पीछे जमशेद के दुख को भी नजरअंदाज कर दिया। इसके बाद मुझे भी यूं लगा कि मैं एक जानवर हूँ, पूरा दिन जानवरों की तरह काम करती और रात को घर आने पे रोटी भी नसीब नहीं होती थी। अगर किसी को कोई पैसे चाहिए होते वो भी मेरे से लेते, घर की सब्जी सौदा राशन लाना होता वो भी मिलेगी। दिल में था कई कई मर्तबा तो मैं कितने लोगों से उधार ही मांगती रहती थी कि मुझे कुछ पैसे दे दो, मगर अब लोग भी मुझे उधार देना बंद कर चुके थे। मेरी जिंदगी बहुत मुश्किल थी। हर एक की फातब गीले के बावजूद भी आज मुझे 2 अंजाम मिल रहा था। वो मेरे लिए अल्लाह ताला ने बर्दाश्त था। आज मुझ पे मुश्किल वक्त आया तो बहन भाइयों में से कोई भी आकर मेरे साथ खड़ा नहीं हुआ। और ये पहला दिन था जब मैं जमशेद के दुख को टूट फूट कर रही थी, और मुझे पछतावा हो रहा था कि मैंने पहले उस वक्त की बात नहीं मानती, जो बात वो इतने साल पहले आ चुका था कि मेरे भाई किसी काम के नहीं, या उनके सामने मेरी कोई अहमियत नहीं। अपने भाइयों के होते हुए ये बात मुझे खुद क्यों ना पता चले। बहुत मुश्किल तक तकरीबन 3-4 दिन तक तो मैं कमरे में ही रही।
کھانا پینا میرا مکمل طور پہ بند ہو چکا تھا، ہر وقت مجھے ایک کو یاد کرتی رہتی۔ اب مجھے بہت ہو رہا ہے، پھر میں نے فیصلہ کیا کہ اب مجھے اپنی زندگی دوبارہ شروع کرنی چاہیے۔ جمشید نہیں ہے تو کیا ہوا، باقی بھی تو مرد ہے، ہو سکتا ہے کوئی میری خاطر میرے مقدروں میں لکھ دیا گیا ہو، لیکن اب شادی کی بات کرتی تو کہاں کرتی، میرے پاس نہ